हेलो। हाँ भाई फरीद आ गए। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते, क्या हाल है? बढ़िया है। आप कैसे हो? लाइट की व्यवस्था थोड़ा कर ले। हाँ जी, अभी ठीक है। हाँ भाई, और बताओ क्या हाल है? बढ़िया है भैया, आप कैसे हो? बस परीक्षा वरीक्षा खत्म हो गई? हाँ, परीक्षा तो खत्म हो गई थी तभी। अच्छा। अब तो बस पढ़ाई चल रही है। बहुत ही और बढ़िया। पढ़ो बस। बुक ले आए। बुक ले आए हो? ले आए। वहाँ उस कमरे में रखी दूसरे वाले। एक मिनट देना मेरे को। क्या हो गया? क्या बोल रहे हो भाई? वो लोग दोनों कहाँ है, बंधु लोग? बंधु लोग कहाँ गए? हाँ भैया। क्या खा रहे हो भाई? पत्ती। क्या खा रहे हो? पत्ती पत्ती। पत्ती क्या होता है? जो गुड़ होता है, गुड़। हाँ हाँ, गुड़ खा रहे हो? हैं? गुड़ खा रहे हो? उसी से बनी होती है, मूंगफली की गूदी पड़ी होती है उसमें। ओ अच्छा, वो क्या बोलते हो, पत्ती? हाँ। चिक्की बोलते हैं हम लोग, चिक्की। हम्म। हमारे वहाँ पत्ती बोलते हैं। खरीद के खा रहे हो, घर में बनाए? नहीं, लाए थे भैया। खरीद के लाए थे? हैं? खरीद के लाए? हम्म। भैया, लॉकडाउन फिर से लग गया है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, जो हमारे गांव के जो मतलब लोग बाहर जाते हैं, जैसे मुंबई और मतलब कोल्हापुर, तो वो बोल रहे थे मतलब लॉकडाउन लग रहा है, इसीलिए हम लोग नहीं जा रहे। कुछ लोगों का आज का टिकट था तो कैंसिल करा दिया। हाँ, वहां पे अभी थोड़ा सा फिर से गड़बड़ी की आशंका है, इसी। और मतलब हमारे मंझले वाले भैया मुंबई में हैं वहीं पर। हम्म, तो अभी फोन लगाए थे तो बोल रहे थे यहाँ तो अभी कुछ नहीं है। मंझले वाले भैया मुंबई में हैं, क्या करते हैं वहां गुड पे? इवनिंग भैया। वो साड़ी का काम करते हैं। सुनील कुमार, क्या हाल है? गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया बोलिए है, भैया। अपना बताइए भैया। गुड आज इवनिंग। आज तो लग रहा है कि खुद अपने घर में हो तुम। यस भैया। घर पे हो, लग रहा है अपने घर पे। हाँ भैया, मैं अपना घर हूँ। और साथ साथ में एक छोटे सरकारी अरे, ये दीदी के लड़के हैं। दीदी के लड़के हैं। क्या नाम हुआ दीदी के लड़के का? आदर्श। आदर्श। वाह, आदर्श भाई क्या है? यस भैया। आदर्श का पूछ रहा हूँ, क्या हाल है आदर्श? बताओ, हाल चाल अपना बताओ। पढ़ाई करते हो आदर्श? कौन सी कक्षा में पढ़ाई करते हो? कौन सी कक्षा में पढ़ता है आदर्श? अरे बोलो बोलो। आदर्श कौन कौन सी कक्षा में? एक मिनट दोस्तों, एक मिनट है। नमस्ते। हाँ जी, चलिए, सो लेट्स बिगिन। चालू करें। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हाँ भैया चलो। मात्रक मापन पढ़ रहे थे लास्ट टाइम। हाँ भैया। तो सुनील कहाँ गया? सुनील, सुनील घर पे। अरे उसको नहीं मिला क्या? हाँ उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है? मिली है। अब भैया पता नहीं, उसकी तबीयत खराब थी, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है। अरे तबीयत को क्या हो गया? सब सही है तो पता करना चाहिए ना आप लोगों को यार। पता नहीं, 3 दिन से खराब है, बता रहा कि बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं। ओहो। हाँ चलिए ठीक है, कोई नहीं, देख लीजिए, एक बार फोन कर लीजिएगा उसको। ठीक है। हमको नहीं पता था भैया कि मतलब सुनील की तबीयत खराब है।
पूछना चाहिए, एक दूसरे का हालचाल पूछते रहना चाहिए। चलिए हम लोग चालू करते हैं आज का काम। और कॉपी किताब ले आए हो सब लोग अपना अपना? हाँ भैया लेके आ। हम लोग क्या पढ़ रहे थे लास्ट टाइम? अभी आज पढ़ेंगे अति सूक्ष्म दूरियों का मापन, अणु का आकार। सबसे छोटी हाँ, दूरियां नापी जा सकती। छोटी दूरी कैसे नापेंगे उसका थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। हाँ भैया। तो अभी है अति सूक्ष्म दूरियों का मापन, अणु का आकार। अणु क्या होता है? अणु जो भैया जो परमाणुओं में सबसे छोटे छोटे कण होते हैं उन्हें अणु कहते हैं। अणु जो किसी भी पदार्थ को अगर आप बहुत विभाजित करते चले जाएंगे ना, तो हाँ। जो सबसे लास्ट मिलेगा उसके बाद विभाजन करने पे उसकी रूपरेखा बदल जाती है। अणु वो लास्ट यूनिट उसको बोलते हैं। तो अणु के व्यास, अणु का डायमीटर निकालना है आपको। तो कितना, किसी भी अणु का जो आप अगर देखेंगे व्यास निकालेंगे तो कितने, क्या होता है उसका वैल्यू? 10 to the power -8 और 10 to the power -10 और छोटा। अत्यंत सूक्ष्म दूरियों के मापन के लिए हमें विशिष्ट विधियों का अनुसरण करना होता है। हम लोग स्केल से तो नाप नहीं पाएंगे भाई, इंची टेप से नाप पाओगे क्या? बाल का जो चौड़ाई है वो भी निकाल पाओगे, बाल का व्यास भी निकाल पाओगे इंची टेप से ना। तो अणु की बात कर रहे हैं। 10 to the power -10 मीटर मतलब एक भाग कितना से? 10 पे 10 से, मतलब 10 करोड़, 10 करोड़ नहीं, 1000 करोड़, एक का 1000 करोड़वां हिस्सा, इतना छोटा। तो ये तो इसमें इंची टेप से निकलेगा नहीं, तो उसके लिए कुछ नहीं, मध्यम कुछ नया पद्धति निकालना होगा। इनके लिए हम पेंच मापी जैसे मापक यंत्रों का उपयोग नहीं कर सकते थे। बोल रहे ना पेंच मापी, ये सब नहीं कर सकते। स्क्रू गेज जो बताया, पेंच मापी याद है? ऐसे गोल गोल घुमा के नीचे डेप्थ निकाल के। हाँ भैया वही वर्नियर कैलिपर इन सब चीजों से निकलेगा, लेकिन कुछ और निकालना पड़ेगा। यहाँ तक की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। एक प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसी निकाय की जांच के लिए दृश्य प्रकाश का उपयोग किया जाता है ना? तो लाइट किसी, अगर आप नापने के लिए क्या करते हो, पहले तो देखना जरूरी है ना दोस्त, दिखेगा तब तो नापोगे। यस भैया। हवा में कैसे नाप लेंगे हम कुछ, है कि नहीं? तो इसीलिए उसमें सबसे पहले तो लाइट पड़ना चाहिए। लाइट पड़ने के बाद, प्रकाश पड़ने के बाद आपकी आंखों में आना चाहिए, तो आपको उसको वो देख पाओगे आप उसको। बट ये सब तो कुछ अणु के केस में तो होगा नहीं कि लाइट मारेंगे और आपको अणु दिखेगा। तो कोई कभी कभी थप्पड़ मारता है कोई, तब जो चांद तारे दिखते हैं वही अणु दिखते हैं ना सब। तो इसीलिए वैसे तो स्थिति पैदा करनी नहीं है हमें, ठीक है। प्रकाश के लक्षण तरंग जैसे होने के कारण प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी को अधिक से अधिक प्रयुक्त प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के बराबर विभेदन के लिए ही प्रयोग में लाया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसको मैं आपको एक मिनट देना, मैं इसका थोड़ा सा अंग्रेजी अनुवाद भी साथ साथ देख लेता हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट उसको फोन कर लो यार एक बार, अगर सुनील को, अगर है नंबर नंबर है सुनील का। हाँ है। आप एक बार फोन लगा लो यार, पूछ लो उसको से, मतलब सही तो है ना? नहीं तो बड़ा कष्ट में तो नहीं है कोई, जानना चाहिए हमें। हाँ जी, हाँ। तो ये क्या बता रहा है? प्रकाश के लक्षण तरंग जैसे होने के कारण, प्रकाश क्या है? तरंग है ना एक। हाँ भैया तरंग है, उसके कारण प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी को, ये प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? माइक्रोस्कोप है ना? प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप देखे हो? हाँ भैया नहीं देखे कभी भी नहीं देखे हो? वो भैया
बुकों में देखा है, जब ये नीचे रखते हैं तो कुछ दूरबीन की तरह पर देखते हैं, उसमें 3 लगे होते हैं वो। असली में नहीं देखे? असली में नहीं देखे हो? नहीं भैया, उसको भैया उपयोग कैसे करते हैं वो भैया बता दीजिए। देखो, देख रहे हो? हाँ यही। यही देखा होगा। हाँ भैया हाँ जी। वो सुनील की तबीयत खराब है तो सो रहे हैं, बोल रही है पूजा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, तो इसको ये है, इसको बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, है ना? इसमें क्या करते हैं, यहाँ ये पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो, जो भी आपको कोशिकाएं वगैरह देखनी है वहां पे ऐसे स्लाइड लगा देते हैं। हाँ हाँ और यहाँ पे ये जो नीचे वाला है ये एक शीशा है। हाँ भैया। तो लाइट जो है, लाइट ऐसे कुछ आती है, देखो ये, हमारे कॉलेज में हाँ, तो लाइट ऐसे आती है, देखो लाइट, लाइट जो है ऐसे आएगी, देखो ऐसे पड़ी लाइट, है ना? खिड़की से लाइट आई और इसके थ्रू ऐसे जाएगी, ऊपर भैया। रिफ्लेक्ट होके ऊपर जाएगी, हाँ भैया, और परावर्तित होके ना, क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शन? परावर्तित। हाँ, तो जो ऐसे ऐसे लाइट ऊपर जाके ये यहाँ पे जो भी यहाँ पे रखा रहता है देखने का सामान ग्लास के ऊपर, हाँ भैया हाँ। आपका आंख यहाँ से देखते हो आप ऊपर से, हाँ यहाँ आँख यहाँ से तो वो बड़ा 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 बड़े आकार का दिखता है, इसको बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। क्या बोलते हैं? सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी, दर्शी। मतलब बहुत छोटे को देखने का जो यंत्र है उसको बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? माइक्रो माइक्रोस्कोप। स्कोप, स्कोप। स्कोप स्कोप इसको स्कोप, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप, समझ में आ गई बात? तो ये हाँ इसको भी देखने के लिए इसमें कह रहा है कि कितना आप देख पाओगे वो भी इसका लाइट का जो वेवलेंथ है उस पर डिपेंड करता है ना। वेवलेंथ से छोटा अगर है, मान लीजिए कोई चीज, वेवलेंथ समझते हैं आप? क्या होता है किसी भी तरंग का, तरंग जब, चलिए मैं ताकि आपको, तो किसी भी तरंग का, आज का डेट है 24 है ना, नवंबर 24। चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपने किसी तरंग को देखा हो, तरंग कैसा होता है? तरंग के लिए मैं ऐसा बनाऊंगा, तरंग तरंग कुछ ऐसी होती है ना, ऐसी हाँ ऐसी होती है। तो मान लीजिए लाइट भी ऐसी तरंग है, तो यहाँ से सबसे ऊंची जो ये चोटी है, यहाँ से इस चोटी से चोटी, ये इस दूरी को बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? नहीं हिंदी में बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। ये देखिए, धैर्य तरंग। तरंग धैर्य। तरंग तरंग दैर्घ्य, हाँ तरंग दैर्घ्य बोलते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ। ठीक है, तो मान लीजिए ये प्रकाश ही है, ये क्या है? प्रकाश, प्रकाश ऐसी मूवमेंट कर रही, प्रकाश ऐसे जा रहा है ना? तो प्रकाश को एकदम सूक्ष्म रूप में आप देखेंगे तो ऐसे ही उसका बिहेवियर ऐसा ही होगा। ठीक है, तो अगर जो भी चीज आप नाप रहे हैं, जिसको देखना चाह रहे हैं, सूक्ष्म जो चीज है, अगर वो इससे भी छोटा हुआ, है ना, जिस वस्तु, जिस कण या सूक्ष्म, जिस सूक्ष्म पदार्थ, जिस सूक्ष्म पदार्थ, रुकिए एक बार अच्छे से लिखने में थोड़ी सी, जिस सूक्ष्म पदार्थ, जिस सूक्ष्म पदार्थ की का माप, और का माप प्रकाश के
प्रकाश के क्या, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से भी कम हो, अगर मान लीजिए उसका माप जो है वो तरंग दैर्घ्य से भी कम है, वेवलेंथ से भी कम हो, तो उसको भी नापने में दिक्कत आएगी, है ना। समझ आ गया। जिस सूक्ष्म पदार्थ का माप प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से भी कम हो, उसके मापन में कठिनाई आएगी, कठिनाई होगी। समझ गए बात? ये बात समझ में आ गई? है ना? हो गया। चलिए आगे देखें। तो बाद में बात करेंगे, आपको कक्षा 12वीं कर दो पीछे अगर आवाज आ रही है। तो की तरंग दैर्घ्य का परिसर देखिए कितना रेंज है। दृश्य तरंग जो हमारे तरंग है, प्रकाश के जो तरंग दैर्घ्य है वो कितना रेंज का है? 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? कितना है? 4000 दैर्घ्य कितना रेंज होता है? मैं बोल रहा हूँ 4000 से ये एक नया यूनिट, नया माप का कहते हैं एंगस्ट्रॉम। मैं बता दूंगा एंगस्ट्रॉम। ये क्या है? मैं बताता हूँ। ठीक है, ए लिखो, ए के ऊपर ऐसा गोला लगा दो। एक एंगस्ट्रॉम एक साइंटिस्ट थे, एंगस्ट्रॉम बराबर 10। ठीक है, एंगस्ट्रॉम बराबर 10 टू द पावर -10 मीटर, -10 m। ठीक है जी, है ना। मतलब मीटर का 1000 करोड़वां भाग। ओह ठीक है, ये सही है। कितनी दूरी समझ रहे हो? कितनी छोटी, कितना सूक्ष्म है। प्रकाशीय एक मीटर का 1000 करोड़वां भाग, भाग एंगस्ट्रॉम। सोचो इतना छोटा। बात करते हैं अणु परमाणु की बात करते हैं, तो ये एक सुधीर भाई के वहाँ पीछे से आवाज आ रही है क्या? सुधीर आप अपना म्यूट कर लो भाई, बहुत आवाज आ रही है पीछे। ठीक भैया। हाँ, तो 1 मीटर का 1000 करोड़वां भाग, जो कितनी छोटी यूनिट होगी, इसको नापने के लिए कितनी तकलीफ होगी। तो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना? 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम। मतलब कितने मीटर से कितने मीटर तक? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 4 गुने 10 टू द पावर -7 से लेके 7 गुने 10 टू द पावर -7 मीटर। कहने का मतलब क्या? मीटर का 1 करोड़वां भाग वैसे 4 भाग, और मीटर का 1 करोड़वां भाग ऐसे 7 भाग। तो वहां इतना छोटा है पराग का तरंग दैर्घ्य। समझ में आ गया? इसको हम एक ग्रीक अक्षर लैम्डा से दर्शाते हैं। लैम्डा, ठीक है। कैसे लिखेंगे लैम्डा? ये ऐसा लिखा, और ये क्या है? लैम्बडा। ठीक है, लैम्बडा। ओके, इसको लिखते हैं अंग्रेजी में लैम्बडा। ये ग्रीक हो गया, ग्रीक अक्षर है ना। अच्छा, यहां तक समझ में आ गई बात। आगे, अतः प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी इससे छोटे आकार के कणों का विभेदन नहीं कर सकता। इससे छोटे अगर होंगे तो प्रकाश से आप नहीं देख पाएंगे, कुछ और करना पड़ेगा। दृश्य प्रकाश के स्थान पर हम इलेक्ट्रॉन पुंज का उपयोग कर सकते हैं। तो वैसे चीजों को नापने के लिए क्या करेंगे? तो दृश्य प्रकाश की जगह दृश्य प्रकाश
की जगह क्या यूज करेंगे? इलेक्ट्रॉन पुंज, इलेक्ट्रॉन बीम। समझ आ गया क्या होता है इलेक्ट्रॉन बीम? मैं आपको भी बता देता हूं। ओके, यस भैया। है ना, इलेक्ट्रॉन बीम, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन समझते हो ना, इलेक्ट्रॉन पुंज, पुंज का यूज करेंगे, का प्रयोग करेंगे। कब करेंगे? जब जिस चीज को आप माप रहे हो प्रयोग करते हैं। ठीक है, कब कब करते हैं? कब करते हैं? जब जिस चीज को आप माप रहे हो, जिस चीज की जो सूक्ष्म जो सूक्ष्मदर्शी जो आपका सूक्ष्म पदार्थ का माप यदि दृश्य प्रकाश जो दिखता है लाइट, उसको बोलते हैं दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्घ्य, यदि दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से कम हो। समझ आ गई बात? तो वैसी वस्तुएं जिसका माप प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से माप कम हो, उसको नापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? इलेक्ट्रॉन पुंज। इलेक्ट्रॉन पुंज क्या होता है? आपने जैसे मान लीजिए एक पदार्थ ऐसा लिया, इस पे आपने लाइट ऐसी डाली, ठीक है, तो इसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना। अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक का मतलब किसी ऐसी कुछ वस्तु होती है जिसमें आप लाइट मारेंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। समझ में आ गई बात? तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन पुंज। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन पुंज, इलेक्ट्रॉन बीम। और ये इलेक्ट्रॉन पुंज जो हमने यहां लिखा था, ये वाला इलेक्ट्रॉन पुंज, इलेक्ट्रॉन पुंज। ठीक है जी। यस। तो इससे उतनी छोटी दुनिया में, मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन की बातें हो रही है, वहां इलेक्ट्रॉन भी तरंग की तरह बिहेव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो भी तरंग की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इतनी छोटा सा चीज भी तरंग की तरह बिहेव करता है, और फिर हम उसके उस तरंग के लक्षणों के चलते हम वो छोटी से छोटी सूक्ष्म चीजें देख पाते हैं। समझ में आ गई? यस भैया। ठीक है, तो उसमें कितनी छोटी चीजें देख सकते हैं? तो फोटो इलेक्ट्रॉन पुंज की मदद से हम कितनी छोटी देख सकेंगे? मदद से 0.6 एंगस्ट्रॉम, इतना छोटा भी देख सकते हैं, है ना। 0.6 एंगस्ट्रॉम बराबर 0.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इतना छोटा भी देख सकेंगे, इतना छोटा। ठीक है, ठीक है। इससे फायदा क्या होता है कि इससे आप देखिए, इससे आप अणुओं के डायमीटर देखिए। अतः इसी द्वारा सीमित होता है कि इलेक्ट्रॉन पुंज का उपयोग कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पुंजों को उचित रीति से अभिकल्पित वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा फोकसित किया जा सकता है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या चार्ज होता है? इसमें जो आवेश है, क्या आवेश है इसमें? ऋणात्मक आवेश। आवेश कितना है? आवेश पढ़ा होगा आपने 10वीं में। इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है? ऋणात्मक कि धनात्मक? ऋणात्मक होता है भैया। ऋणात्मक, ऋणात्मक, माइनस। 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 यस भैया।
तो ऋणात्मक जो आवेश है उसको कौन अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। हाँ पॉजिटिव की तरफ। अगर यहाँ पे आप बहुत सारा पॉजिटिव डाल दें इस तरफ, मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन 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 ऐसे निकल रहा है, और यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज लगाइए, तो क्या होगा? न्यूट्रॉन तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। जाएंगे। एक ऐसा आपने प्लेट लिया था, इस प्लेट को आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। हाँ ऐसा मान लीजिए बैटरी में यहाँ पॉजिटिव साइड लगा दिया था, ये इधर का है है ना? और इलेक्ट्रॉन का। मान लीजिए ये ऐसा है, और यहाँ से आपने ये जो ऊपर वस्तु रखी थी उसके प्लेट को ऐसा दिखा देते हैं। बैटरी। ये नेगेटिव, ये जो साइड वाली हो गई, ये हो गई नेगेटिव प्लेट। नेगेटिव। तो नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो इलेक्ट्रॉन जो आएगी वो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पुंज बनेगी। तब आप इसको कहीं किसी भी तरीके से अपने जिधर जिधर आप ये पॉजिटिव प्लेट रखेंगे उधर उधर इलेक्ट्रॉन भागेगा ना। यस तो भैया। अब इसको अगर आप जो सूक्ष्म पदार्थ को देखना चाहते हैं उस पर डालिए, उसको रिफ्लेक्ट करेगा, फिर उसको आप किसी एक ऐसा यंत्र बनाइए जो उसके कारण उसकी इमेज बने। तो आप यही चीज कहाँ पे यूज होता है, इसको ये यूज करते हैं हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। माइक्रोस्कोप, समझ आ गई बात? तो इससे आप कर सकते हैं ना, इससे आप क्या क्या कर सकते हैं, इससे फायदा क्या है? फायदा क्या है इसका? इससे अणुओं को भी माप सकते हैं आप। देखिए यहाँ लिखा होगा, ठीक है। इसके द्वारा आप अणुओं का आमाप का आकलन संभव है, ठीक है। तो इससे आप अणुओं के आमाप, उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। आमाप अणुओं के आमाप का आकलन कैलकुलेट कर सकते हैं। आकलन कर सकते हैं, आकलन संभव है, ठीक है। तो आप अणु का भी आप आकलन कर सकते हैं कि अणु कितना बड़ा है ना। जैसे आप मान लीजिए वाटर का अणु मॉलिक्यूल क्या होता है, वाटर को पानी का क्या होता है केमिकल फार्मूला? HCO2 H2O। हाँ H2O। तो वो कितना बड़ा होता है? एक अणु पानी का जो आप पीते हो वो कितना बड़ा है, या ग्लूकोज का कितना बड़ा होगा, या फिर मान लीजिए आपको मान लीजिए पता करना है NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक जो आप खाते हो कितना बड़ा है। तो वो सबों को मापने के लिए हम लोग लाइट टॉर्च मार के फिर इंची टेप से नहीं मेजर कर सकते। उनको मेजर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन पुंज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? हाँ भी। तो वहां तक वो हम लोगों को यूज करके फिर ही हम उन चीजों को देख पाएंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए, ओके। अच्छा चलिए, इसमें अब एक एग्जांपल उदाहरण भी है। उदाहरण क्या है? ओलिक अम्ल। अम्ल क्या होता है? एसिड, पढ़े होंगे आप। हाँ भैया, ओलिक अम्ल अणु के साइज का। ओलिक एसिड है ना। ओलिक एसिड अणु के साइज का आकलन करने की एक सरल विधि नीचे। तो देखिए कैसे कैसे नाप रहे हैं। क्या है हमारे पास? क्या है? ओलिक एसिड, ठीक है। ओलिक एसिड कैसा दिखता है? ओलिक एसिड अगर आपको देखना हो तो आना है यहाँ देखिए। ओलिक, देखिए इसको ओलिक एसिड ऐसा दिखता है, वो फोटो में देख लेते हैं। देखिए ये है ओलिक एसिड का अणु, देख रहे हैं? ये सब कार्बन 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 और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसा। ये व्हाइट वाला ना भैया? हाँ, दिख रहा है आपको? ये काला कार्बन, व्हाइट हाइड्रोजन। हाँ भैया, ये इधर रेड जो बना है वो भी है। कहाँ पे? इधर दो। एक मिनट, हाँ ये देखो, ये थोड़ा सा इसमें कलर का, हाँ ये बोल रहे हो ना, ये वाला? ये ऑक्सीजन। हाँ भैया, ये क्या है? ऑक्सीजन। ये वाला क्या है? कार्बन। और ये व्हाइट वाला क्या है? कार्बन। हाँ भैया, कार्बन। और ये देखिए हाइड्रोजन लगा हुआ है। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और कार्बन। बड़े पिक्चर
तो ऐसा है ये, लेकिन ये आपको यहाँ पे बड़ा दिख रहा है, एक्चुअली में कितना है आपने बताया ना, 1,000 करोड़वां हिस्सा 1 मीटर का, उतना छोटा है ये। आप नहीं देख पाएंगे, आंखों से नहीं देख पाएंगे, ना ही लाइट मार के देख पाएंगे टॉर्च देख के। तो इसको क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि इसका मापन हमें आकलन करना है, इसका कितना बड़ा है, बहुत छोटा है, इसको बड़ा करके आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में कितना है वो कैसे नापेंगे उसकी विधि बताएगी। क्या करना है, देखिए बता रहा ना, उसकी साइज 10⁻⁹ मीटर है। कोटी समझ गए, इतनी छोटी है, ठीक है। यस भैया। चलिए, इस विधि का मूल आधार जल के पृष्ठ पर ओलिक अम्ल की एक एकान्वित परत बनाना है। मतलब क्या हुआ कि समझिए कि एक मॉलिक्यूल आपको मिल गया, मान लीजिए कि एक मॉलिक्यूल, एक अणु मिल गया ओलिक एसिड का। उस आप क्या किए कि जल के ऊपर, वाटर के ऊपर आपने एक एक अणु रख दिया है, ठीक है। समझ आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ भैया हाँ। मान लीजिए ओलिक ओलिक अम्ल, ओलिक अम्ल के अनुज के आंकलन करने की एक सरल विधि नीचे दी गई। ओलिक ओलिक अम्ल का क्या करना है, अणु के साइज का आंकलन। ये अणु के साइज का आकलन करना है। कैसे करेंगे, ये पॉइंट नंबर कौन सा था, ये पॉइंट नंबर लिख लो, ये क्या और ठीक है। कैसे करेंगे आकलन भाई, तो हमने क्या किया कि पहले ले लो पानी, क्या ले लो, ठीक है, पानी ले लिया। पानी मान लीजिए आपके पास ये एक बर्तन है, इसमें पानी, ऐसा पानी है, ठीक है, पानी ले। अब आपने क्या किया कि वो जो ओलिक एसिड है ना, उसका ऐसा कुछ किया, इतना पतला पतला एक अणु जितना चौड़ा ही एक परत समझ में आई बात? हाँ भाई। तो बोलेंगे ये है एक आणविक परत, एक आणविक परत, एक आणविक परत मतलब सिर्फ एक ही अणु है वहां पे। ये जो है ना बहुत मुश्किल है इसको करना, बस समझिए कि ये हो गया, एक आणविक परत आपने डाल दिया उसके ऊपर, एक ही परत है, ठीक है। नाउ अब आप क्या करोगे कि इसको आप, इसका 1 सेंटीमीटर, ये जो चीज है ना, अब आप क्या करें, वी डिजोल्व 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड इन, अच्छा इसी का पढ़ता हूँ, हिंदी वाला पढ़ता हूँ। देखिए कैसे करना है, इसके लिए पहले हम क्या करें, 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक अम्ल को अल्कोहल घोलकर बनाते हैं, ठीक है। तो आपने क्या लिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब, किसका यूनिट है, वॉल्यूम, आयतन का है ना। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आपने ले लिया क्या, ओलिक एसिड। अब 20 सेंटीमीटर क्यूब घोल बनाए। इसमें अल्कोहल डालिए। तो मान लीजिए कि आपने ये ऐसा एक बर्तन में ओलिक एसिड लिया, तो मान लीजिए कि आपने एक बर्तन लिया है और इसमें आपने ले लिया, इसमें डाला ये, और इसमें डाला पानी नहीं, अल्कोहल। ये और कितना बन गया, ये 20 सेंटीमीटर क्यूब, 20 सेंटीमीटर आप ओलिक एसिड डालिए और 19 सेंटीमीटर क्यूब क्या डालिए, अल्कोहल। 19 सेंटीमीटर क्यूब आप अल्कोहल डालिए, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, और मिक्स कर लीजिए, ठीक है। समझ आ गई बात? यस भैया। अच्छा इसमें क्या करो कि अभी इसमें क्या करो कि इससे अब 1 सेंटीमीटर क्यूब निकाल, म्यूट करो,
हाँ, इससे क्या करो, इससे 1 सेंटीमीटर क्यूब आप निकालो। 1 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, इससे निकाल लो। समझ में आया? 1 सेंटीमीटर क्यूब आपने ओलिक अम्ल निकाल लिया था, उसमें 19 हाँ। सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल डाल के इसको 20 बना लिया। अब इस 20 में से 1 निकाल लो। अब इस 1 को फिर से डाल दो कहाँ, एक और बर्तन में। तो फिर से 19 अल्कोहल डाले तो फिर से बन जाएगा। अब इसमें फिर से डालो आप अल्कोहल। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसको इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये देखिए छोटा, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, क्या बोलते हैं उसको, सांद्रता, जो सांद्रता है वो कम होती जाएगी ना, कम होती जाएगी। है ना। मान लो आप ऐसा सोचो, 1 बूंद पानी लो, 1 बूंद दूध लो और 20 बूंद पानी लो, 19 बूंद पानी लो। 19 बूंद। तो वो दूध जो पहले उजला जैसा दिख रहा था अब कम उजला दिखेगा। यस भैया। और फिर अब उसमें से 1 बूंद निकालेंगे। उसमें से 1 बूंद निकाल के और 20 19 बूंद पानी लेंगे। और अच्छा हो जाएगा। तो पानी के जैसा ही हो जाएगा ऑलमोस्ट। यस भैया। लेकिन उसमें अभी भी दूध के कण तो हैं, अणु तो हैं, राइट। हाँ हाँ, तो बहुत कम है, लेकिन उसकी आर्द्रता बहुत कम है। कम है। तो इसी तरह ओलिक अम्ल क्या कर हाँ, रहे हैं। फिर से आप 20 सेंटीमीटर क्यूब करके अब फिर इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब निकाल लें। इनसे नया बना है। फिर से नया बना है। कितना में रुक जाओ, कितना में रुक जाओ। तो इसकी आर्द्रता निकालते हैं, चलिए, सांद्रता, सॉरी। सो अब इस घोल सांद्रता इतना हो जाएगी ना, 1/20/20, 1/20 × 20, है ना। 1 20 में था और उसका फिर 1 निकाल के उसको फिर 20वां हिस्सा किया तो कितना हो, 1/20/20। हाँ। तो सांद्रता कितनी हो जाएगी इसकी, सांद्रता कितनी हो जाएगी, इसको हम लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ, 1/20/20 × 20 तो बराबर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब। हाँ है ना, राइट। यस हाँ भैया। भैया। सेंटीमीटर क्यूब ओलिक अम्ल का, अम्लता। अम्ल पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, है ना। समझ में हम्म, सोल्यूशन मतलब ये जो मिक्स किया घोल। यस 1 भैया। सेंटीमीटर क्यूब घोल अगर हम लेंगे, इस घोल को जो हमने बनाया उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे, मतलब 1 बूंद लेंगे, तो ओलिक अम्ल उसमें कितना होगा, 1/20/20। 1/20। हाँ भैया। ये क्लियर है? यस हाँ। भैया। आगे बढ़े, चलिए। तो ये आ गया। बड़े इसके बाद एक बड़े नाद में पानी लेकर उसके ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर छिड़ककर लाइकोपोडियम पाउडर की एक पतली फिल्म जल के पृष्ठ के ऊपर बनाते हैं। ठीक है, तो पानी लिया, एक बड़ा सा एक ऐसा ड्रम जैसा लिया, उसमें पानी भर दिया, जैसे मैंने दिखाया था, उसके ऊपर क्या डाल दिया, लाइकोपोडियम पाउडर। ठीक है ना। तो अभी आपने क्या किया, आपने लिया एक बड़ा सा नाद, एक बड़ा सा नाद। हाँ। ऐसा ले लो, बड़ा सा नाद, ड्रम होता है ना, ड्रम जैसा, या फिर नाद जिसमें वो बड़ा सा नाद जिसमें पशु मवेशी खाना खाते हैं, वैसा ले लो एक बड़ा सा, इसमें पानी डाल दो। ये एक नाद हो गया, नाद। नाद, है ना। इसका स्पेलिंग ऊपर बिंदी। ये क्या है, जल। यस भैया। जल। डालेंगे आप हल्का सा लाइकोपोडियम पाउडर, तो इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ। ये जो लेयर बनी, इतना है नहीं, लेकिन थोड़ा आपको दिखाने के लिए, तो ये क्या है, ऐसा है लाइकोपोडियम पाउडर। पोडियम। हाँ ये सही था भैया। पोडियम पाउडर। यस भैया। पाउडर डाल दिया पाउडर, ठीक है जी। यस भैया। पाउडर की एक पतली जल के पृष्ठ के ऊपर बनाते हैं, पाउडर की पतली फिल्म बनाते हैं। फिल्म मतलब एक लेयर, फिल्म बोलते हैं उसको, परत भैया। परत। अच्छा।
ठीक है जी। अभी क्या, फिर ओलिक अम्ल के पहले बनाए गए घोल की एक बूंद उसके ऊपर रख दीजिए। अब क्या करिए कि एक ओलिक, ये जो एसिड आपने अम्ल लिया था इस पर डाल दीजिए। क्या है, ओलिक अम्ल का एक बूंद, वही वाला जो लिया था। हाँ जो बनाया था डाइल्यूट करके, मतलब उसको घोल को हाँ, पानी अल्कोहल डाल डाल के, ओलिक अम्ल की एक बूंद, ओलिक एक बूंद यस भैया। डाल दिया, है ना। तो क्या होगा, वो फैल जाएगा इसके ऊपर, है ना, फैल जाएगा अपने आप ही। ठीक है, ओलिक अम्ल की यह बूंद जल के पृष्ठ के ऊपर लगभग वृत्ताकार एक अणु मोटाई की फिल्म के रूप में फैल जाती है। इंक डाला होगा ना आपने, पानी लो, पानी के ऊपर एक बूंद इंक डालो, कैसे फैल जाता है, देखा है आपने। या फिर पानी लो और उसमें एक बूंद तेल डाल दो, तेल, तेल कोई सा, यस भैया, सरसों का फैल तेल, हाँ जाता तो है। भैया बन जाता है तो, ऊपर तैर जाता ना सतह पे। यस भैया। हाँ ऊपर तैर जाता है। और भैया जितनी क्या छोटी, शहद डाले तो वो, हाँ, जितनी छोटी बूंद लोगे उतना पतला आपको परत मिलेगा। यस हाँ भैया। तो यही चीज इसमें भी कर रहे हैं, वही जो हमने ओलिक एसिड को अल्कोहल में डाल डाल के इतना पतला बना लिया था, फिर उसको लाइकोपोडियम पाउडर के ऊपर डालेंगे तो वो फैल जाएगा पूरा। तो ये हम ये सब इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको इसको एकांगिक परत चाहिए थी, कि मोटाई जो हो उस परत की, ओलिक एसिड की कितनी मोटी हो, सिर्फ एक मॉलिक्यूल की हो, एक अणु की हो, तभी तो हम कुछ भी करके उसको जब नाप लेंगे तो एक अणु का हमको साइज मिल जाएगा ना। गाइस हाँ भैया मिल जाता। मान लीजिए प्रारंभिक में है कैसे है, मैं पहले समझा देता हूँ। इस घोल को विलयन की ओलिक कंपार्टन चलिए अब निकाले, देखो तो अभी हुआ क्या है, ऐसा कुछ हुआ है, तो ये फैल के कैसा बन जाएगा, एक ऐसा गोला, एक गोला बन जाएगा। तो वो गोला मैं इधर बना देता हूँ, ठीक है, और वो मैं 3D में बना रहा हूँ, 3D में, 3D समझ रहे हो ना, समझ में आ रहा है 3D, 3D मतलब यस भैया। मान लीजिए यस ऐसा गोला फैल के इतना बड़ा बन गया, ठीक है, ठीक है, ये यही है। और ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा दिखाया है आपको दिखाने के लिए, अदरवाइज इतना मोटा आप देख भी नहीं पाओगे, लेकिन दिखाने के लिए बनाया कि ये 3D है मान लीजिए। तो ऐसा एक चक्के जैसा बन गया वो फिल्म, जो ओलिक एसिड आपने डाला ना, ओलिक अम्ल, ऐसा बन गया। तो ये हाँ ओलिक अम्ल, मान लीजिए इसका इसका जो ये है एरिया, वर्ग क्षेत्र क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आपका, क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल है ऊपर वाला क्षेत्रफल, मान लीजिए ए है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ए। ए, ठीक है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आप मेजर कर लोगे, कैसे मेजर करोगे, वो जैसे ओलिक अम्ल का वो बूंद फैलेगा तो कितना क्षेत्रफल में फैला है वो निकाल सकते हो। यस भैया। अच्छा मान लीजिए कि इसकी मोटाई जो है, मान ये है टी, टी टी है इसकी मोटाई, ऊंचाई, मोटा परत की मोटाई कितनी है, टी। तो इसका आयतन कितना होगा, परत की परत की मोटाई, ठीक है जी। तो आयतन कितना होगा, अगर इसका आयतन निकाले तो कितनी होगी, वॉल्यूम ए इंटू टी, यस भैया। वर्ग क्षेत्र सॉरी क्षेत्रफल गुने ऊंचाई क्या होता है, आयतन। समझ में आ रहा है, यस भैया। नहीं समझ में आया, फिर से पूछो।
पूछो यार, डरते क्यों? हाँ बोलो, समझ में आएगी बात ये कि नहीं? एक सिलेंडर का आयतन क्या है, फॉर्मूला? सिलेंडर के आयतन का फॉर्मूला कितना होता है? सिलेंडर का। सिलेंडर नहीं निकाला है? सिलेंडर बस मैथ्स में पढ़ा होगा ना 10वीं। यस भैया पढ़े हैं बहुत। सिलेंडर, एक ऐसा सिलेंडर है मान लीजिए आपके पास, यस भैया। है ना, ये आपने 10वीं में पढ़ी होगी। ये हाइट है मान लीजिए h, एच। और इसकी त्रिज्या है r, तो इसका जो वॉल्यूम आता है, आयतन आता है, वो है पाई r स्क्वायर h। एच। हाँ। आपको याद हो? यस भैया, है जी। थोड़ा थोड़ा याद आया। पाई r स्क्वायर है, ये क्या है? पाई r स्क्वायर क्या होता है? सर्कल, गोले का आयतन। एक गोले का आयतन। क्षेत्रफल कितना होता है? अच्छा, क्षेत्रफल, हाँ। पाई r पाई आर ना, एक सर्कल, एक गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई r स्क्वायर होता है, करेक्ट? स्क्वायर। यस भैया। तो ये पाई r स्क्वायर को मैं एरिया बोल रहा हूँ a, और h को बोल रहा हूँ t, तो आयतन a गुने t नहीं हो गया? यस भैया, हाँ हाँ, आ गया समझ में। है ना? यस भैया। सुधीर बाबू को समझ में आई? सुधीर भाई को समझ में आई कि नहीं? ऐसे दिखाओ अंगूठा। सुधीर वो भाई को सुन। समझ में आया तो ऐसे दिखाना है अंगूठा, नहीं आया तो ऐसे दिखाना है। यस भैया, समझ में समझ आ में गया। आया? हाँ वेरी गुड, तो ये हो गया, वॉल्यूम निकल गया। अच्छा चलिए, मान लीजिए कि आपने इस बूंद में मान लीजिए n अणु थे, कितने थे? एन। एक तो होगा नहीं, एक अणु को तो आप पकड़ भी नहीं पाओगे, हटाओ। मान लीजिए n था, ठीक है जी, n अणु था, और हाँ, और मान लीजिए एक अणु का आयतन, मान लीजिए एक अणु का आयतन कितना था? छोटा v मान लीजिए, छोटा v, तो टोटल n अणु का आयतन कितना होगा? n अणु का, n अणु अगर n है, 10 है, तो कितना होगा? 10 गुने v हो जाएगा ना। एक का है स्मॉल v, छोटा v, तो 10 होगा तो कितना होगा? 10v, 10v। यस भैया। 20 होगा तो 20v, 40 होगा तो 40, 100 होगा तो 100v। लेकिन अगर n है तो n एन भी। है कि नहीं? बोलिए, यस भैया। नहीं बोल रहा हूं मैं, है कि नहीं? है ना? एक अणु का आयतन, एक मिनट, हाँ हाँ, नहीं, एक अणु, ये किसका अणु है? ये है उस घोल के अणु का। वो जो घोल आपने डाला है, ये जो बूंद डाल रहे थे, किसका डाले थे? घोल का डाले थे ना। यस भैया। वो एक जो बूंद डाली वो पीली रंग की, वो कौन सी थी? घोल की थी। तो एक अणु उस घोल का मान लीजिए आयतन v है, तो n अणु का nv होगा। अच्छा, एक बूंद में और 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितनी ओलिक एसिड है? अभी हमने पढ़ा था कि 1 सेंटीमीटर घोल में कितनी ओलिक अम्ल थी? 1/20/, 20 × 20 cm³ क्या थी? ओलिक अम्ल, अम्ल। है कि नहीं? यस भैया। यही हमने बनाया था। अभी हाँ। अब यही घोल घोल करके यही बनाया था ना, अल्कोहल डाल डाल के, डाल डाल के। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना ओलिक अम्ल है, तो आप ये बताइए nv सेंटीमीटर क्यूब में कितना, nv सेंटीमीटर घोल में कितना ओलिक अम्ल होगा? तो होगा 1/20/20 गुने nv, और ओलिक अम्ल। समझ में आया बात? आया कि नहीं? यस भैया। हाँ जी।
ये आपको क्लियर हो गया? बताइए, है कि नहीं? बोलिए, सही है? अच्छा जी, तो यस भैया। हाँ जी, तो अब क्या करें? ये हो गया आपका इतना अम्ल। ओके नाउ, और अम्ल। ठीक है। हम्म, अच्छा, हाँ, तो अभी देखो, अभी क्या, ये जो आया, ये जो वैल्यू आई, इतना, ये वॉल्यूम ओलिक एसिड का है वहां पे, और जो हमने कैलकुलेट किया यहां से वो इतना है AT। ये दोनों बराबर है। ये हुआ, इधर से नापा तो इतना दिख रहा है A गुना T। ए आपको वो, ये तो आपको वो ओलिक एसिड का वो रिंग ऊपर दिख रहा होगा, उसको आप डायमीटर, त्रिज्या या व्यास नाप के उसका एरिया निकाल लेंगे, क्षेत्रफल, ठीक है। और T चलिए आपको नहीं मालूम है, ये नहीं मालूम है बस, लेकिन क्षेत्रफल तो मालूम है, क्षेत्रफल मालूम है, A मालूम है, मालूम है ना? यस भैया। मालूम है ना? T नहीं मालूम, अज्ञात, ठीक है। T नहीं मालूम, यही निकालना है, यही निकालना है ना हमें, T की वैल्यू। अभी T की वैल्यू ज्ञात नहीं है, ठीक है। A की वैल्यू मालूम है, कैसे आप मेजर कर लोगे ना, ऊपर से देख के आप तो मेजर कर सकते हो, माप कर सकते हो ऊपर देख के। जो आपने वो नाद में लिया था, वो ऐसा गोला सा ऐसा पड़ेगा, तो उसको आपने नाप लिया, हाँ, उसको ठीक है। नाप ले। तो अच्छा, आपने माना कि मान लीजिए कि N अणु है उसमें, तो N अणु घोल में है, एक और उसका आयतन V है, तो टोटल वहां से जो हमने डाला वो कितना था, वो इतना इतना वॉल्यूम डाला था। अब ये दोनों को बराबर कर देते हैं, तो जो डाला था यही डाला था, 1/20/20 गुने N गुने V, इतना इतना हमने ओलिक एसिड वहां से डाला था ऊपर से, और हमारे मेजरमेंट के हिसाब से ये A गुने T है। तो हम यहां से T निकाल सकते हैं। T बराबर क्या हो जाएगा? T बराबर 1/20/20 20 गुने N गुने V डिवाइडेड बाई क्षेत्रफल। सही कर रहा हूं मैं? पूरे का भैया बटे नहीं होगा ए? पूरे का ही बटेगा, तो पूरे का बटा करोगे तो भी ऐसे ही आएगा ना, गुने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाए। अगर आप, चलो आपके हिसाब से ही अगर करें, अरे अगर मैं आपके हिसाब का ही करता हूँ, चलिए, पूरे का ही बटा होगा, तो पूरा का बटा अगर करोगे तो भी तो वही बात होगी ना, इक्वल टू NV बाई 20/20A, है जी। यस। और ये कितना में होगा? सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये माने कि जो थिकनेस है, जो T मोटाई थी, मान लीजिए कि एक ही मॉलिक्यूल का है, एक ही अणु का है, मान लीजिए, मानिए, क्योंकि हमने बोला था ना एक आणविक परत है, एक आणविक परत। तो ये जो T है, T क्या हो जाएगा? T बराबर अणु की, अणु का व्यास, यस। उतना ही मोटा होगा। पर ये एग्जैक्ट नहीं होगा, लेकिन रफली तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना, यस भैया। है ना? तो यहां से आपको मिल जाएगा। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 10⁻⁻10 मीटर। समझ में आ गया? दिस इज 1 एंगस्ट्रॉम। इस सॉरी 10⁻⁻9 मीटर इस लेवल का होगा, ऐसा समवेयर अराउंड दिस, ठीक है। अच्छी है, चलिए ये देखिए, ये हमने निकाल दिया आपका, ये आ गया NV बाई 20/20A। ये समझ में आया कि नहीं दोस्तों? यस भैया। चलिए चलिए, एक सवाल लगाते हैं। चलिए, ये क्या है देखिए। यदि किसी हाँ हाँ, यहाँ लिखते हैं ये ना, यदि किसी नाभिक का आमाप, नाभिक किसको बोलते हैं? न्यूक्लियस। जो परमाणु के अंदर होता है। हाँ, न्यूक्लियस, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? नाभिक। नाभिक, न्यूक्लियस।
अगर किसी नाभिक का आमाप जो वास्तव में 10⁻⁻15 से 10⁻⁻14 मीटर के परिसर में है, बढ़ाकर एक तीक्ष्ण पिन की नोक के परिसर के बराबर कर दिया जाए तो परमाणु का लगभग आमाप क्या है? समझ में आ गया? कैसे निकालेंगे? यदि किसी नाभिक का आमाप, एक मिनट मैं क्वेश्चन समझ लेता हूं। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए यदि किसी नाभिक क्या होता है, चलिए एक बनाते हैं डायग्राम। यस भैया। ये अंदर जो है ये हो गया नाभिक, नाभिक होता है ना, ये हो गया न्यूक्लियस, इसको आप बोलो नाभिक। है। नाभिक। और ये क्या हो गया? परमाणु, एटम। यस भैया, एटम। और ये क्या हो गया? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। है जी। अभी क्या बोल रहा है, जो वास्तव में, तो मान लीजिए कि अगर ये नाभिक ऐसा मान लीजिए डी है, तो डी बराबर कितना बता रहा है? 10⁻⁻15 से 10⁻⁻14 मीटर। 14 मीटर। और ये मान लीजिए ये जो इसकी त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या नहीं, इसका व्यास, इसका परमाणु का कैपिटल डी मान लीजिए, तो कैपिटल डी बराबर कितना है? 10⁻⁻। नहीं, बढ़ाकर एक तीक्ष्ण पिन की नोक, अगर इसको बढ़ा जा दिया है तो परमाणु का लगभग आमाप क्या है? ओके, एक मिनट, 10 के लिए बढ़ाकर एक तिच्छित हाँ, तो पिन की मतलब नोक। इसका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ओरिजिनल तो इतना है, जब ओरिजिनल नाभिक की इतनी इतनी चौड़ाई होती है, इतना आमाप होता है, तो उस समय एक परमाणु का कितना होता है? लगभग इतना होता है। परमाणु का कितना होता है? 10⁻⁻10। ठीक है, ये कह रहा है कि जब मान लीजिए, ये आपको जानना होगा पहले से कि अगर नाभिक का ये आमाप है तो परमाणु का 10⁻10 होगा। अब ये क्या बोल रहा है कि इसको आपने बढ़ा के कितना कर दिया? 10⁻⁻5 से 10⁻⁻4। तो उसी अनुपात में ये भी बढ़ेगा। परमाणु भी, मान लीजिए, जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए आपका उत्तर प्रदेश है मैप में, चलिए इसका एग्जांपल आपको उदाहरण से समझा देते हैं। उदाहरण, मान लीजिए पॉलिटिकल मैप इंडिया। चलिए ये देखिए आपका उत्तर प्रदेश चलता है, दिख रहा है ये? और इसका इमेजेस में चल जाता है। ये देखिए, ये मान लीजिए आपका इंडिया। यस भैया। है जी, ठीक है, एक मिनट दोस्त। हाँ, अरे हाँ, तो ये मान लो ये है आपका मैप है। अच्छा, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश इतना ही बड़ा है? इतना छोटू सा जो दिख रहा है इधर, उतना ही बड़ा है? तो कुछ और ट्रबल कर रहा है, एक मिनट को, दिस इज नॉट गुड। रुको, मैं कुछ और दूसरा खोलता हूँ। ये हट, रुक जाओ, ये देखते हैं। चलिए ये बढ़िया है, बेहतरीन, देखिए, है ना? आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश बस इतना ही बड़ा होगा क्या, जितना दिखा रहा है इसमें? पूरी पूरी धरती उसकी इतनी बड़ी है? इतनी बड़ी है क्या? ये कितना होगा अगर आप नापेंगे? तो मेरे में तो 3-4 सेंटीमीटर का दिखा रहा है दोस्त। यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, और इधर से इधर दिखा रहा है 2 सेंटीमीटर। ये क्या स्केल डाउन वर्जन है ना? स्केल डाउन वर्जन मतलब अगर तो आप इंडिया को इतना बड़ा मानेंगे तो उत्तर प्रदेश इतना ही बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर मैं यही बोल रहा हूँ कि लेकिन अगर आप इंडिया को पूरा बड़ा कर देंगे तो उत्तर प्रदेश भी उतना ही बड़ा, उसी अनुपात में बढ़ जाएगा।
यस भैया। समझ में आई? तो वही यहाँ पे ये बोल रहा है कि मान लो इंडिया को आप मान लो परमाणु और उत्तर प्रदेश को मान लो नाभिक। नाभिक। तो अगर मैं परमाणु नाभिक को बड़ा करूंगा तो परमाणु अपने आप बढ़ जाएगा यस भैया। रेशियो में। तो ये कह रहा है कि देखो दोस्त, आपका ये जो परमाणु है, ये जो नाभिक है, उसको उठा के मैं इतना बड़ा कर दिया। कितना बड़ा कर दिया? 10 टू दी पावर -15 पावर -5 कर दिया। तो भैया छोटी हो गई या बढ़ गई? बढ़ गई ना। बढ़ गई, हाँ। और कौन सी बड़ी क्वांटिटी है ये? एक का 1,000वां हिस्सा बड़ा है कि एक का 100वां हिस्सा बड़ा है? कौन सा बड़ा है? एक का 1,000वां हिस्सा, 1 मीटर का 1,000वां हिस्सा बड़ा होगा कि 100वां हिस्सा बड़ा होगा? तोमा। 100वां। तो जितना कम जीरो रहेगा उतना अच्छा बड़ा होगा वो। ये बड़ा है ना, है ना? तो यहाँ पे अगर मैं एक और शून्य डाल दूं तो छोटा ही रह जाएगा और यस छोटा हो भैया। जाएगा। समझ में आ गई बात? तो हाँ। अभी एक 10 टू दी पावर -15 ये क्या है? 1/10 पे 15 शून्य, है कि नहीं? तो ये इससे छोटा होगा ना, किससे? 1/10 टू दी पावर 5 शून्य से। तो इसको क्या बोलते हैं? हर 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 या अंश क्या बोलते हैं नीचे वाले को? ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को हर बोलते हैं। हाँ, तो अंश हो गया। नीचे वाला हर जो है, हर जितना छोटा रहेगा उतना बड़ा क्वांटिटी होगा वो, हाँ यस। भैया। है ना? तो इसीलिए ये जो है ये बड़ा है। ये बड़ा, हाँ भैया। बड़ा है कितना? 10 टू दी पावर -15। -5। अगर मेरे को 10 टू दी पावर -5 बनाना है तो कितना से गुना करना पड़ेगा? 10 टू दी पावर कितना? 10 की पावर -15 पावर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ एक। तभी ना जुड़ेगा। 10 और -15 जुड़ के -9 हाँ ये। है कि नहीं? यस भैया। तो ये हाँ। तो हो गया नाभिक के लिए। यही चीज हमें किसके लिए करना है? अणु के लिए, नाभिक के लिए परमाणु के लिए। तो परमाणु का ओरिजिनल साइज कितना दिया हुआ है? 10 टू द पावर -10 -10। -10। और हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? उतना ही मल्टीप्लाई हमको नीचे भी करना पड़ेगा। कितना से? 10/10 टू द पावर 10। तो ये कितना बनेगा? 10 बराबर। कितना बराबर होगा बताओ? 10 ही नहीं, कट जाएगा। नहीं, ये हो जाएगा 10 पे पावर -10 + 10। तो भैया कट जाना चाहिए था। नहीं, हाँ, तो 10 टू द पावर 0 हाँ भैया, बस यही रहेगा। यही रहेगा। तो 10 टू द पावर 0 कितना होता है? 1। 1। हाँ। तो कहने का मतलब अगर आप नाभिक को 10 टू द पावर -15 से 10 टू द पावर -5 करेंगे तो परमाणु कहां से कहां जाएगा दोस्तों? तो एक ही रहेगा। 1 मीटर का हो जाएगा परमाणु। अच्छा, 1 मीटर। हाँ, ये बहुत ये हाँ। ये ये क्यों बता रहा है? ये बता रहा है कि अगर आप नाभिक को सुई की नोक बराबर समझें, ये बता रहा है ना, नाभिक को क्या समझे? सुई हाँ हाँ भैया। नोक बराबर। तो परमाणु कितना बड़ा होगा? 1 मीटर बराबर। इतना बड़ा। हाँ, 1 मीटर बराबर। तो इससे क्या समझ में आता है कि नाभिक परमाणु के कंपैरिजन में, तुलना में कितना छोटा है? हाँ 1 मीटर आप जानते हैं कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा 1 मीटर। यस भैया। हाँ हाँ, इतना में बड़ा। सुई की नोक जितना बराबर क्या होता है? नाभिक। ये जो उदाहरण दिया गया, ये क्यों दिया जा रहा है? ये समझाने के लिए दिया जा रहा है कि नाभिक का जो माप है वो साइज है वो के माप से कहीं छोटा होता है, कहीं बहुत छोटा होता है। बहुत ज्यादा। तो एक सुई की नोक के बराबर अगर आपका नाभिक होगा तो हाँ एक हाँ, बड़ी छड़ी व्यास होगा किसका? परमाणु का। परमाणु का। परमाणु का। हाँ, तो इससे क्या शिक्षा मिलती है हमें? शिक्षा क्या मिलती है? शिक्षा। ये मिली कि अगर अगर नाभिक नाभिक परमाणु अगर नाभिक सुई की नोक। सुई की नोक, अगर नाभिक नोक। सुई की नोक बराबर है तो परमाणु की त्रिज्या व्यास व्यास 1 मीटर जितनी बड़ी होगी, तो परमाणु
अगर नाभिक की सुई की नोक बराबर है तो परमाणुओं की का व्यास, परमाणु का व्यास परमाणु का व्यास 1 मीटर बराबर होगा। 1 मीटर बराबर होगा। अगर नाभिक सुई की नोक बराबर है तो परमाणु का व्यास 1 मीटर के लगभग है ना, है कि नहीं? हाँ भैया। इससे क्या समझ में आता है कि इससे यही शिक्षा मिलती है कि जो नाभिक है वो बहुत सूक्ष्म है। नाभिक नाभिक परमाणु की तुलना में अत्यंत ही सूक्ष्म है। सूक्ष्म, समझ में आ गई बात? हाँ भैया। यही है आज की लर्निंग शिक्षा। ठीक है दोस्तों, तो आज तो हमने अच्छा खासा कवर किया है, लेकिन और भी थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। चलिए अगली बार क्या करेंगे, लंबाइयों का परिसर देखना होगा। लंबाई का परिसर, हाँ भैया। अगला फिर उसके बाद द्रव्यमान का मापन। धीरे करके चलते जाएंगे, कोई बात नहीं है। हाँ लेकिन अच्छे से सीखेंगे, है ना? यस भैया। ठीक है, हाँ भैया। चलो आज यहीं रखते हैं, मेरा एक कॉल आ रहा है, उसके बाद फिर ओके ठीक भैया। है भाई, गुड नाइट। गुड नाइट। बाय, गुड नाइट भैया। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।